जाएगी। और मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, राज्यसभा में अमित शाह करने वाले हैं चर्चा की शुरुआत। तो देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है, कल ही इस पर चर्चा शुरुआत होगी और कल पीएम वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है जब लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। मंगलवार को राज्यसभा में भी चर्चा होगी वंदे मातरम पर और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल हो गई है। देखिए, स्मृति ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा है कि मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे ये साफ करना है कि शादी कैंसिल कर दी गई है। मैं इस मामले को यही खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें। देखिए, बहुत दिनों से खबरें ये थी कि रिशेड्यूल की गई है शादी, आगे पोस्टपोन कर दिया गया है डेट, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो शादी थी कैंसिल हो चुकी है। खुद इसके बारे में जानकारी क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने ही इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से शेयर किया है और उन्होंने ये लिखा है कि मैं बहुत ही प्राइवेट इंसान हूं, मैं ऐसे ही इसे रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे ये साफ करना है कि शादी कैंसिल कर दी गई है। इस मामले को यही मैं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं और ये भी अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें। तो काफी चर्चा में रही स्मृति मंधाना की शादी और इससे पहले काफी दिनों तक इंस्टाग्राम पर और हर सोशल मीडिया साइट पर इंस्टाग्राम और कई जगहों से वीडियोस स्मृति मंधाना की शादी से पहले के वायरल हो रहे थे। हर जो फंक्शन होती है शादी से पहले, हल्दी, मेहंदी, ये सब के वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए थे और अचानक एक दिन पहले उनके पिता की तबीयत खराब होती है। इसके बाद शादी पोस्टपोन करने की जानकारी सामने आती है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये ग्राउंड में सभी के सामने यहाँ पर पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को प्रपोज किया था, रिंग पहनाई थी और ये शादी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। और बाकी जो साथी स्मृति मंधाना की क्रिकेटर्स हैं वो सभी लोग डांस कर रहे थे, खुश थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसके बाद ये शादी पोस्टपोन की खबर आई। देखिए, ये हल्दी की भी तस्वीरें हैं, हल्दी तक हो चुकी थी और सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी वजह बताई जा रही है। अब पहले बताया जा रहा था कि उनके पिता की तबीयत खराब है, इसी की वजह से शादी रोक दी गई है, आगे पोस्टपोन कर दिया गया है डेट, लेकिन अब खुद स्मृति मंधाना ने इस बारे में जानकारी दी है कि ये शादी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन दोनों ही परिवारों को फिलहाल कहा गया है कि कोई परेशान ना करें, प्राइवेसी का सम्मान करें। पाकिस्तान से सचिन मीणा के प्यार में ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में। दरअसल सीमा हैदर एक बार फिर से अब प्रेग्नेंट है। सीमा हैदर और सचिन मीणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद जानकारी दी। सीमा हैदर मई 2023 में पाकिस्तान से भारत आई थी। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं। भारत आने के बाद उसकी एक बेटी सचिन मीणा से पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने मीरा रखा था। और अब एक बार खबर यह है कि सीमा फिर से ही प्रेग्नेंट है, यानी कि अब सीमा अपने छठे बच्चे को जन्म देगी। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में उस समय सनसनी फैल गई जब ट्रक के टायर में हवा भरते वक्त जोरदार धमाका हुआ। टायर फटने से युवक शेराज खान ऊपर उछलकर नीचे गिर पड़ा। हादसा इतना भीषण था कि उसके हाथ पैर टूट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हादसे की भयावह तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सूचना देने के बाद भी घंटों तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद घायल युवक को निजी वाहन से ही अस्पताल ले जाया गया। देश भर के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर केंद्र सरकार ने अब सख्ती दिखाई है, लेकिन आज भी देखिए फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें लगातार आ रही है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर हालात पहले से बेहतर तो हैं, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जिनमें विदेश जाने वाले कई नागरिक भी हैं। खबरों के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद से 115, मुंबई से 8 और चंडीगढ़ से 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। इसके अलावा बैंगलोर और मुंबई से भी कई फ्लाइट्स के कैंसिल होने की खबर है।
नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग से हुई 25 मौतों पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम प्रमोद सावंत के मुताबिक क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। इससे पहले गोवा के नाइट क्लब में आग से 25 मौत पर अब गैर इरादतन हत्या के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में कल रात सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में लगी आग से 25 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात की और इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताया। इससे पहले हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत हादसे वाली जगह पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए थे। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल देखिए, शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। इस हादसे में 23 लोगों की दम घुटने से और 2 लोगों की जिंदा जल जाने से मौत हुई है, जिसमें 14 नाइट क्लब के स्टाफ हैं, बाकी 4 लोग सैलानी हैं। अब इस हादसे से देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड का एक नया वीडियो सामने आया है, जो कि काफी ज्यादा डराने वाली तस्वीर है। देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोवा नाइट क्लब में हादसे के वक्त डांसर वहां पर डांस कर रही थी, तभी ऊपर से चिंगारी गिरने लगी। एक छोटी चिंगारी ने धीरे धीरे 25 जिंदगियों को खत्म कर दिया। देखिए, ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब हादसे पर। आपको बताते चलें कि अब पूरा देश गमगीन है। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नाइट क्लब में किस तरीके से आग लगी और उस वक्त बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक डांसर डांस कर रही थी, अचानक ऊपर से चिंगारी गिरने लग गई और देखते ही देखते बहुत जल्दी, इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वहाँ पर आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि 25 लोगों की जान चली गई। 25 में से बताया जा रहा है कि 23 लोगों की तो सिर्फ दम घुटने से जान चली गई। 2 ऐसे लोग थे जो कि आग में झुलस कर उनकी मौत हो गई और अभी फिलहाल 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां डांसर डांस कर रहे हैं। तो आपको ये बताते चलें कि नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब हादसे पर अब देखिए, पीएम ने भी गोवा के सीएम से बात की। पीएम मोदी ने सीएम प्रमोद सावंत से हालात की जानकारी ली। नाइट क्लब हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पर लिखा, मृतक के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है। और देखिए, सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर मिल रही है। बैरगनिया में अपराधियों ने मिस्त्री गोकुल महतो को गोली मार दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इस घटना में गोकुल महतो घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से पिस्टल और खोखा भी बरामद किया है। पटना के गुलजार बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर देखिए, कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रावास सुपरिटेंडेंट मिथिलेश कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वो कांग्रेस नेता मोना पासवान का पति है। गिरफ्तारी के बाद टीम ने आरोपी के घर पर भी छापा मारा, जिसमें 5 घंटे तक रेड चली। मिथिलेश कुमार के खिलाफ भभुआ के रहने वाले संदीप कुमार दुबे उर्फ रौनक ने शिकायत दर्ज कराई थी। दीप दुबे छात्रावास में मेस संचालक हैं और लगभग 450 छात्रों के भोजन की जिम्मेदारी संभालते हैं। संदीप का आरोप था कि मिथिलेश उनसे 9 छात्रों के हिसाब से अलग से कमीशन मांगते थे और न देने पर उन्हें लगातार परेशान करते थे। इससे तंग आकर उन्होंने निगरानी विभाग से संपर्क किया और निर्धारित रकम के साथ जाल बिछाया गया। जैसे ही मिथिलेश कुमार ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उन्हें मौके पर दबोच लिया। दुबौली पोस्ट ओरा थाना बेलगांव कैमूर भभुआ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 3/12/2025 को एक परिवार दिया गया था ब्यूरो में, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्री मिथिलेश कुमार सिंह व्याख्याता सह बालक छात्रावास अधीक्षक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलजारबाग पटना द्वारा जो है वो बिल भुगतान के एवज में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। इसका जो है सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान ये बात सही पाई गई। उसके बाद से निगरानी थाना कांड संख्या 105/2025 दिनांक 5/12/2025 दर्ज किया गया। बेगूसराय से बड़ी खबर है। जमीन माफिया ने अवैध कब्जा जमाने की कोशिश में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये घटना लाखों थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव की है। पीड़ित राजकुमार गुप्ता अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और उन पर काम बंद करने का दबाव भी बनाया।
इसके बाद विरोध करने पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। चारदीवारी को ये लोग घेराबंदी किया हुआ, चारदीवारी को ये सब तोड़ दिया। रंगबाजी टैक्स मांगने के 50 लाख रुपया दोगे तब यहाँ काम करोगे। इसमें सबसे बड़ा राजेश मुखिया है, जो राजेश मुखिया हमेशा बार बार धमकी दे रहा है कि मेरे इलाका में भी तुमको ज़मीन में घेराबंदी करना है तो आप तुमको रंगबाजी टैक्स देना पड़ेगा। ये अज्ञात 40-50 आदमी के साथ आता है, लेबर मिस्त्री को धमकी देकर उसको भगा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से जांच किया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो भी इसमें संलिप्त होंगे भूमाफिया उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार एसकेएमसीएच में खून की कालाबाजारी का गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक एनजीओ ने लगाया है, जिसने वहां पर विशेष ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। दरअसल एसकेएमसीएच में 18 नवंबर को एक एनजीओ पहल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा थैलीसीमिया के मरीजों के लिए विशेष ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शहर के सिटी एसपी समेत कई नामी अधिकारियों ने ब्लड डोनेशन किया। एनजीओ कर्मी दिव्यांश मेहरोत्रा का आरोप यह है कि उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 15 डोनर ने ब्लड डोनेट किया, जिसका रजिस्टर पर नाम लिखकर मुझसे साइन कराया गया। लेकिन मैंने जब एसकेएमसीएच से पक्का लिस्ट मांगा तो 2-3 दिन के बाद मुझे सिर्फ 8 डोनर का लिस्ट दिया गया। एनजीओ कर्मी का आरोप है कि उस वक्त 15 लोगों ने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया तो मुझे सिर्फ 8 लोगों का फाइनल लिस्ट क्यों मिला? आखिर 7 लोगों के ब्लड का हिसाब क्यों नहीं दिया गया जिन्होंने मेरे कैंप में डोनेट किया था? इन आरोपों को लेकर देखिए उन्होंने एसडीएम से शिकायत की। हालांकि इन आरोपों को एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने सिरे से नकार दिया है। कहा है कि उस कैंप में उनके 8 डोनर ही थे, बाकी के 7 हॉस्पिटल के रिप्लेस वाले लोग थे। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पूर्वी एसडीएम ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। 18 तारीख को नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जो कैंप लगवाया था, जब कैंप खत्म हुआ तो हमको 15 यूनिट का कॉपी में लिख के साइन करवाया और जो है थोड़े दिन बाद 8 यूनिट का कंप्यूटर से डाटा दिया। मुझे ये जानना आखिर 8 यूनिट का वह 7 यूनिट गया कहाँ? जी, उस दिन 15 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए थे। हमारे रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इसमें 8 जो थे वो वॉलंटरी डोनेशन था और बाकी 7 जो थे वो रिप्लेसमेंट डोनेशन थे और यही रिकॉर्ड हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन एनजीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 जो थे ब्लड डोनेट वो हमारे लोग थे, एनजीओ की तरफ से किया जा रहा है। नहीं, हमारे रिकॉर्ड में तो यही है कि हमारे 8 लोग हमारे वॉलंटरी डोनेशन में थे और 7 लोग हमारे रिप्लेसमेंट डोनर्स थे। देखिए, ये संज्ञान में हमारे मामला आया है। 18 नवंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसमें जो आयोजक थे उन्होंने हमें कंप्लेन किया है। हमने इसके जांच के लिए प्रिंसिपल को भी लिखा है और साथ ही जो कागजात है वो भी मंगाए हैं। इस पे अभी जांच चल रही है और जैसा होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर पटना से, जहां यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आयकर गोलंबर से डाक बंगला चौराहा तक नई ट्रैफिक योजना लागू की गई है। आयकर गोलंबर से डाक बंगला तक नेहरू पथ पर 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सुधा फैक्ट्री का दौरा किया और फैक्ट्री में बन रहे प्रोजेक्ट की जानकारी ली। बिहार में डेयरी किसानों को सशक्त बनाने और सुधा ब्रांड के तहत दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख संगठन है। खबर पटना से, बिहार में देखिए एनडीए की बम्पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन किया जाएगा, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन किया जाएगा। तो वहीं 8 तारीख को मुजफ्फरपुर और दरभंगा प्रमंडल में आभार समारोह आयोजित किया जाएगा। मोतिहारी, सारण और चंपारण में प्रमुख कार्यकर्ताओं को आभार और अभिनंदन किया जाएगा। वहीं 9 तारीख को पटना में मगध, शाहबाद और पटना प्रमंडल के कार्यकर्ता सम्मानित किए जाएंगे। वहीं देखिए 10 को पूर्णिया, कोसी और भागलपुर में आभार यात्रा निकालकर सम्मानित किया जाएगा। आज हम जितने भी पार्टी के मोर्चा हैं उनके टीम को, संयुक्त मोर्चा, सभी मोर्चा की टीम को आज बुलाए हैं और उन लोगों का आभार और अभिनंदन समारोह किया गया है। कल मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र का
मुजफ्फरपुर प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल का, और कल पिछला वेला मोतिहारी में सारण और चंपारण, और उस तरफ का जो है करीब प्रत्येक जगह 300 से 400 प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव की जिम्मेवारी लिए थे बिहार में, उन लोगों को आभार और अभिनंदन किया जाएगा। खबर पटना से, जहां पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करके उन्हें सशस्त्र झंडा दिवस का फ्लैग लगाया और वहां पर, और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान की अपील की और सीएम ने कहा कि बहादुर सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अंशदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जो कुर्बानी दी गई वो अमर है और वो अपने जान के मूल्य पर राष्ट्र पर आए बाहरी एवं आंतरिक संकटों का मुकाबला बहादुरी के साथ करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हार की बेचैनी में तेजस्वी अनाप शनाप बोल रहे हैं, उन्हें जनता का निर्णय नहीं पच पा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सारा सरकारी तंत्र सत्ता पक्ष के पास है, इसीलिए हम चुनाव हार रहे हैं। अरे भैया, हार गए हैं तो कुछ तो कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच पा रहा है, तो गांव में जाकर एक बार घूम कर देख लें, मतदान केंद्र की सूची ले लें, कहाँ कितना वोट किसको मिला उसका पूरा डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोला, कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में आपके खिलाफ आरोप पत्र है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पर जनता क्यों भरोसा करेगी, आप घुसपैठियों को वोट दिलाने की कोशिश करते रहे हैं। अरे भाई, कोई क्यों आप पर भरोसा करता, वोट देता, सत्ता सौंपता? जब आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपका सिद्ध हो गया है, आप जंगल राज स्थापित करने वाले परिवार के आप व्यक्ति हैं, जो कभी विकास में नहीं विनाश में भरोसा किया, परिवार के उत्थान में किया। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, जिसकी नींव कल टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने रखी। तमाम विरोध के बावजूद कबीर ने कल मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम से मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों का जमावड़ा लगा है। लाखों की तादाद में लोग जुटे हैं और अलौकिक गीता का पाठ भी किया जा रहा है। यानी कि एक दिन पहले जिस बंगाल में बाबरी की बात हो रही थी, वहां पर आज गीता के श्लोक गूंज रहे हैं। कई बड़े साधु संत पहुंचे हुए हैं। बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद से बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन हमलावर हैं। सुनिए अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने क्या कहा है। जो पश्चिम बंगाल से 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करने का कार्य हुमायूं कबीर ने किया, क्या अब उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, उन सेकुलरिज्म की चोंगा पहने हुए उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि एक आक्रांता विदेशी बाबर, चोर, नीच, लुटेरा, उसके नाम पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित भारत के मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम से मतलब है। आतंकवादी हो, चोर हो, नीच हो, लुटेरा हो, कोई भी हो, जिसने सनातन को मिटाया, जिसने सनातन संस्कृति के देवता भगवान राम का अपमान करने का कार्य और काम किया, आज उसके नाम पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करना 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। आरा से बड़ी खबर देखिए, घर में घुसकर महिला को गोली मारी गई। गोली लगने से महिला की मौत हो गई। अगियाव बाजार की यह घटना है। जून में ही महिला की शादी हुई थी। देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है आरा से। बताया जा रहा है एक महिला के घर में घुसकर के गोली मार दी गई और गोली लगने से महिला की मौत हो गई। अगियाव बाजार की यह घटना है।
जून में ही बताया जा रहा है कि महिला की शादी हुई थी। हालांकि गोली क्यों मारी गई, इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन गोली लगने से महिला की मौत हो गई। आपको बताते चले कि देखिए गोली लगने से महिला की मौत की खबर है। अगियाओं बाजार की ये घटना है और इस घटना से देखिए हड़कंप मच गया है। एक महिला के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे क्या वजह है, ये फिलहाल कुछ साफ नहीं हो पाया है। देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है यहाँ रांची से। बताया ये जा रहा है कि आय से अधिक मामले में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड एसीबी की टीम ने दबिश दिया और आईएएस विनय चौबे के घर पहुंची एसीबी की टीम। कड़ी सुरक्षा में पूछताछ और टीम जांच कर रही है। विनय चौबे की पत्नी से भी टीम पूछताछ कर रही है। आईएएस विनय चौबे के घर पर पूछताछ हो रही है और देखिए पहले भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी है उनसे पूछताछ हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और आपको बताते चलें कि आईएएस विनय चौबे के घर पर एसीबी की एक बड़ी टीम पहुंचकर आईएएस विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। किसी को भी घर के गेट तक जाने की इजाजत नहीं है। जैप के जवानों को भी सुरक्षा के लिहाज से मौके पर तैनात किया गया है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर विनय चौबे के परिजनों और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ हो रही है और इसी फहरिस्त में आज एसीबी की टीम आईएएस विनय चौबे के घर पर पहुंची, पूछताछ कर रही है उनकी पत्नी से। इससे पहले भी 3 दिसंबर को आईएएस विनय चौबे की पत्नी से पूछताछ हो चुकी है। एसीबी की टीम ने उनके आवास पर जाकर ही पूछताछ की थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश।